रिपोर्ट में देख रहा था कृष्णमोहन, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये अनइवन वॉरफेयर जरूर है, लेकिन ये इजराइल के लिए भी बहुत महंगा है, क्योंकि वो जो आयरन डोम सिस्टम जिसका वो इस्तेमाल करता है, आयरन डोम सिस्टम की एक एक जो रॉकेट है वो बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा, और जबकि ये जो $80,000 के आसपास, और ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेहद सस्ते हैं, $1,000 बिल्कुल $1,200। हमेशा इसमें ये होता है कि जो भी बड़ी फोर्स है या जो रेगुलर फोर्स है, खर्चा उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इजराइल को तकलीफ ज्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि इजराइल ज्यादातर चीजें खुद बनाता है, और वैसे भी ये उसके लिए करो या मरो की स्थिति है। इजराइल अपने 2 सैनिकों की मौत के पीछे अगर 250 लोगों को मार सकता है, 1200 लोगों को मार सकता है, तो अब वो किसी भी कीमत को चुकाने से चुकेगा नहीं। बहरहाल आयरन डोम जो है, आयरन डोम महंगा जरूर है, लेकिन बहुत उनका इंडिजिनस है। रफाइल कंपनी है इजराइल डिफेंस की, रफाइल कंपनी बनाती है, उस रफाल से अलग है। रफाइल कंपनी बनाती है और उसमें अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती हैं जो कि रडार से कंट्रोल्ड होती हैं और वो फायर करती हैं, उसको खत्म करती हैं। लड़ाई महंगी इजराइल को बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाइए कि जितना तकलीफ फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा स्ट्रिप के लोगों को ज़्यादा होने वाली है अब, क्योंकि इजराइल अब किसी भी किस्म का रहम दिखाएगा नहीं। कल भी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हर किस्म का ब्लॉकेड होगा, फुल ब्लॉकेड। उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो बिल्कुल, वो तो लगातार कह ही रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल, और जो बॉडी लैंग्वेज थी डिफेंस मिनिस्टर की, जिस तरह से वो बात कर रहा था, वो बिल्कुल इतनी सख्ती से बात कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर प्रतिशोध कितना ज्यादा है कि खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा, मेडिकल सप्लाई नहीं होगी, सब कुछ कृष्णमोहन। लेकिन ये तो बहुत पहले से नहीं है, मतलब अंदर खाना कितना जाएगा ये तो कैलोरी कंट्रोल करके इजराइल जाने दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद इतने समय से अगर हम देखें 1988 के बाद से हमास जिस तरीके से बढ़ता चला गया, उसकी पावर बढ़ती चली गई। कई बार नेवल ब्लॉकेड भी कोई पहली बार नहीं लगाया, इजिप्ट और इजराइल ने मिलकर नेवल ब्लॉकेड लगाया था, लेकिन उसके बावजूद ये रॉकेट्स बना बना के कहीं ना कहीं इजराइल को भी तो उसका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि इजराइल की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है। इनको रॉकेट, देखिए प्रिसिजन स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, इन्हें कोई प्रिसाइज टारगेट नहीं करना है, ये तो बराज ऑफ रॉकेट फायर करते हैं जिससे कि कई घंटों के लिए इजराइल की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, साइरन बजते हैं, लोग शेल्टर में चले जाते हैं। इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो है बहुत ज्यादा। देखिए इजराइल को जाहिर है बहुत महंगा पड़ेगा, लड़ाई वैसे भी एक बहुत महंगा काम होता है। इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मुश्किलें अब आगे बढ़ेंगी, लेकिन अब इजराइल कोई भी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटेगा, वो हर कीमत चुकाएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर सबसे बड़ा आज तक की कैजुअलिटी उसके ऊपर इम्पोज की गई। योम किपुर में भी पहले दिन दूसरे दिन इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई थी, और सबसे ज़्यादा ये उसके लिए एक बेइज्जती की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके गाँव में घुसे, शहरों में घुसे, इस बुरी तरह से लोगों को मारा। जैसे अभी तो वीडियो आने शुरू होंगे, जैसे जैसे वीडियो सर्कुलेट होते जाएंगे जिसमें हमास के आतंकवादी इजराइल की किसी लड़की को मार रहे होंगे, या किसी, अभी ये भी खबर आ रही है कि 40 बच्चों के गले काट दिए गए, वो सारे वीडियो आएंगे, बुजुर्गों को मारते आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। देखिए मैं जिसका जिक्र आपने किया, ऐसा लग रहा है कि इसमें ना एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। एक लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, जो नैरेटिव की लड़ाई है। हमास अपना नैरेटिव दे रहा है कि किस तरीके से बदसलूकी की गई, किस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, ये उसका प्रतिशोध है। उस दूसरी तरफ जो पूरी कहानी है वो ऐसा लग रहा है कि एग्जैजीज जितनी भी हैं, जितना अत्याचार है वो हमास ने किया है, और तमाम वीडियोस जो हैं, जबकि आमतौर पर सरकारें इस तरीके की घटनाओं में दबाती हैं क्योंकि वो अपने फोर्सेस को, अपने लोगों को एक बुरी लाइट में नहीं दुनिया के सामने रहने देना चाहती। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीजें लगी? देखिए लड़ाई में हमेशा से प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा टूल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड टूल में बदल दिया था, हथियार में बदल दिया था। वैसे ये हमेशा से मंगोलों के जब हमले हुआ करते थे तो वो ऐसे लोगों को भेजते थे जो शहर के बाजारों में जाके अफवाहें फैलाते थे कि मंगोल तो 8 फीट के होते हैं और वो लोगों को कच्चा खा जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो ये हमेशा से युद्ध में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी चीज़ होती रही। अब क्या है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा असर डालता है क्योंकि इससे आप पूरा का पूरा जनमत अपने पक्ष में करते हैं, अपने दुश्मन के खिलाफ आप एक नैरेटिव गढ़ते हैं, और अपने लोगों को एक जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो मैसेज आप सोशल मीडिया के जरिए देते हैं। अब जैसे जैसे हमास की ये तस्वीरें आती जाएंगी, यानी आप कहना चाहते हैं कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं उसके जस्टिफिकेशंस के लिए पूरी जमीन तैयार करते हैं। एग्जैक्टली। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा अपने कामों को जस्टिफाई करने के लिए, दुश्मन को बुरी तस्वीर दिखाने के लिए, ये सारी चीजें सोशल मीडिया से बहुत आसान हो गई। यूक्रेन की लड़ाई में आप देख लें, बहुत दिलचस्प है कि यूक्रेन की लड़ाई में
बहुत बड़ी बड़ी पीआर फर्म्स को हायर किया गया था जिन्होंने वीडियोस बनाए थे यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बर्बरता के, और उनको पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था। यहाँ पर क्या होगा कि लड़ाई अभी आगे, अभी तो एक तरफा वीडियो आ रहे हैं कि हमास ने ये किया, उसके वीडियो आने शुरू होने, अब धीरे धीरे फिलिस्तीन के वीडियो आने शुरू होंगे। कई ऐसे चैनल हैं जो फिलिस्तीन और उन सारी चीज़ों का समर्थन करते हैं। बहुत बड़ा तबका है जो फिलिस्तीन के हक की बात करता है। अभी तो रूस ने भी कह दिया, खैर उनके जो वीडियोस होंगे अब आने जो शुरू होंगे गाजा स्ट्रिप में बर्बादी के, बच्चे के वीडियो, औरतों के वीडियो, स्कूल जला हुआ, एम्बुलेंस जला, उससे उसका इस्तेमाल वो लोग करेंगे। सोशल मीडिया इस पूरी लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान निभाएगा, लेकिन ये लड़ाई आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहता था कृष्ण मोहन कि कई लोग ये जानना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बात करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि ये कितने दिन चलेगा, ये लड़ाई कितने दिन। आपका जो वॉर रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस है या डिफेंस एनालिसिस या कॉम्बैट एनालिसिस एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है? ये लड़ाई क्या थोड़े दिन तक चलने के बाद इजराइल जहां अपने जो भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो पूरा कर लेगा, और उसके बाद इंटरनेशनल इंटरवेंशन होगा, जैसा हमने मई 2021 में देखा था कि इजिप्ट और यूएस ने जो है, चूंकि यूएस ऑलरेडी अपना विमान वाहक पोत भेज चुका है, उसके बाद उस पर ब्रेक लगवाया जाएगा और एक रास्ता निकाला जाएगा? या ये किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ईरान अगर इसमें कूदता है, इजिप्ट को ड्रॉ होना पड़ता है, सऊदी अरब, यूएई, इसका दायरा बढ़ सकता है क्या? इसका दायरा बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा है। हालांकि लड़ाई में कभी भी आप कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ये लग रहा है कि इसका दायरा बढ़ने वाला है। नॉर्थ की तरफ से, लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने हमले शुरू कर दिए हैं। वो हमले अभी तेज करेगा। अभी मोटार फायर थोड़ी देर पहले हुआ है, ऐसा बताया गया है। सीरिया की तरफ से भी हुआ ये हमला, यहाँ से लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला अपना हमला बढ़ाएगा। सीरिया की तरफ से संभावना है कि सीरिया की तरफ से हमले शुरू हों। अगर सीरिया की तरफ से हमले शुरू होते हैं और इजराइल सीरिया की मेनलैंड पर रिटेलिएशन करता है, तो सीरिया को खुल के लड़ाई में आना पड़ेगा। अभी मिसाल के तौर पर आप ये मान लें कि इजिप्ट अभी शांत बैठा है, लेकिन कल को कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती है कि जिससे इजिप्ट भी लड़ाई में उतरता है तो बात और ही हो जाएगी। ईरान का पहले दिन से नाम आ रहा, हालांकि ईरान अभी ये कह रहा है, हमास ने भी ये कहा कि ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं था, ईरान भी कह रहा है, लेकिन ईरान का नाम उसमें आ रहा है। रूस ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की आज़ादी का और जो उसकी खुद मुख्तारी है उसका समर्थन किया है। अभी ये लड़ाई थमती हुई नजर नहीं आ रही बहुत जल्दी। उसकी वजह यह है कि इजराइल का जो इतिहास है, आप पिछले लंबे अरसे देख लें, कि अगर उसकी कैजुअलिटी हुई है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक जिसको उसने अपने दिमाग में बना रखा है कि इतना करने के बाद मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया, तब तक तो वो नहीं रुकेगा। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ रिवेंज जो है, यस, और तब तक तो वो नहीं रुकेगा। और इस बार मुझे नहीं लगता है कि उसने जो ये लाइन बनाई होगी वो बहुत छोटी होगी, बहुत लंबी होगी। और अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम गाजा स्ट्रिप को राख में बदल देंगे, तो वो बदलेंगे। और उस स्थिति में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो कैसे रिएक्ट करेगी? इजिप्ट कब तक खामोश बैठेगा? सीरिया में अभी पिछले ही हफ्ते से, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जब जैसे ही जो शरणार्थी हैं वो इजिप्ट में जाना शुरू होंगे, आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके लिए भी बड़ा दबाव होगा। तो ये चर्चा हम कर रहे थे, हालांकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल हर कोई ये सोच रहा है कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कृष्ण मोहन ने बताया, फिलहाल जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं इस बैटलफील्ड के, वो ये इशारा नहीं करते हैं कि ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म होने जा रही है। Z News।